लेट्स स्टडी अबाउट वर्ब। आज हम लोग वर्ब के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एंड दिस इज ए काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का भी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर है और इस टॉपिक या चैप्टर से नॉट ओनली स्कूलिंग एग्जामिनेशन, न केवल विद्यालय में पढ़ने वाले परीक्षा बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है। आज का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वर्ब को जानना और एसएससी के सीजीएल या सीएचएसएल में किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न को, उसके बारे में भी समझना। बैंकिंग में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में भी समझना। तो एक्चुअली में एसएससी में इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चंस पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का या 2 अंकों का होता है। इस तरह से पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज 50 अंकों का होता है। वो 50 अंकों में से या उस 25 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न वर्ब से भी पूछा जाता है। जैसे कि अभी अभी हम आप लोगों से साझा किए या बताए कि भाई वर्ब क्या है, तो वर्ब एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है और पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द या वर्ड हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ये शब्द किसी न किसी एक प्रकार में चला जाएगा। कोई भी वर्ड, इंग्लिश का कोई भी वर्ड ले लेते हैं तो ये 8 में से किसी एक में चला जाएगा। उसी में से ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक वर्ब भी होता है। अगर 8 पार्ट ऑफ स्पीच को अगर जान लें, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ये 8 होते हैं। ये 8 में से वर्ब भी एक होता है। आज उसी के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। पहले समझते हैं कि भाई वर्ब होता क्या है। अगर आप यहाँ पर देखते होंगे तो वर्ब का ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। अगर आप इससे पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, इसी को बताता है वर्ब। इसलिए वर्ब को हम लोग डूइंग वर्ड बोलते हैं। मतलब अगर कोई वर्ड जिससे पता चले कि कुछ काम हो रहा है तो उसको हम लोग डूइंग वर्ड बोलेंगे और कोई भी डूइंग वर्ड जो है आपका वर्ब हो जाएगा। जैसे रीडिंग, अगर रीडिंग बोल रहे हैं, रीड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पढ़ना एक काम है और यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है। सो रीड या रीडिंग जो है आपका एक प्रकार का वर्ब है। अब अगर हम लोग चलते हैं, गो बोलते हैं, गोइंग बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार का वर्क है। तो ये गो या गोइंग या गॉन या वेंट, ये जो है वर्ब है। तो होप दैट द वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस to do anything in English or in Hindi or in any languages is said to be verb। कोई भी लैंग्वेज में आप जाते हैं वहाँ पर वर्ब का ज़रूरत होता है। अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहें तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है और क्रिया का यदि आप अंग्रेजी जानना चाहें तो एक्शन होता है। एक्शन कब होगा? जब आप कुछ काम करेंगे। तो इट मीन्स दैट वैसा वर्ड जिससे पता चले कि या जिससे एक्सप्रेस हो जाए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको समझ लेना चाहिए ये जो वर्ड का यूज किया गया है ये वर्ड और कुछ नहीं, वर्ब है। होप दैट आप लोग 2 विद्यार्थी हैं, क्लास 9 से हैं, जिनके लिए क्लास अरेंज किया गया था, अभी वो थोड़ा लेट है, आई नहीं। तो hope that there is no problem to understand what is the word if anybody ask you what is the definition of the word। competitive examination के point of view में जब
देखते हैं समवन नॉक, देख लेते हैं कोई नॉक किया है तो कौन है थोड़ा सा। तो कोई भी वर्ड जिसका आपका यूज किया जाता है कि भाई जिससे कुछ काम हो जाए, तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन समझ लेना है कि हाँ जिस वर्ड का यूज किया जा रहा है वो वर्ड आपका वर्ब है। वर्ब के डिफिनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में अरेंज किया गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, व्हाट इज द वर्ब ऐसे नहीं पूछा जाएगा। वर्ब का आपके पास पूरा कंप्लीट आइडिया होगा तो उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिया जाएगा या फिर और क्लॉज टेस्ट दिया जाएगा या एक पैसेज दे दिया जाएगा और बोलेगा इसमें पिक आउट कीजिए कहाँ पर गलत है या कहाँ पर सही है। एक सेंटेंस दे देगा, 3-4 वर्ड डाल देगा वर्ब का और पिक आउट करने के लिए बोलेगा कि भाई इसमें कौन सा सही है, आप इसको पिक आउट कर लीजिए। अगर हम लोग इसमें ऐसे करते हैं, एक लेते हैं जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, अगर आप इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो होगा आई एम गोइंग टू पटना। अब यहाँ पर देखिए गोइंग जो है वर्ब है, यहाँ पर एम भी वर्ब है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, एम को हटा देता हूँ और कुछ 3-4 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन एम रख देता हूँ, दूसरा हैज रख देता हूँ, तीसरा हैव रख देता हूँ, फिर चौथा हैड रख देता हूँ और ये बोला जाता है कि भाई इसमें पिक आउट करो कि कौन सा सही होगा। तो ऑटोमेटिक मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, तो यहाँ पर हैज तो लगेगा नहीं, हैव भी नहीं लगेगा, हैड भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एम लगेगा। यदि हम एम को पिक आउट कर लेते हैं तो ये क्या होता है, वो सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। और उसके लिए यदि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो हमको 2 नंबर मिल जाता है। तो इट मीन्स दैट ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन, स्कूल में जो हम एग्जाम लिखते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में जो एग्जाम लिखते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग है। प्रतियोगिता परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है और वो मल्टीपल चॉइस होता है। कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा और उस करेक्ट ऑप्शन में से किसी को सेलेक्ट करना को रहता है या सेलेक्ट करना पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। वर्ब के बारे में आप लोग समझ गए। तो यदि वर्ब को यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। आपका वर्ब 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका 2 प्रकार से होता है, मॉडल्स और ये प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब्स। मॉडल्स, अगर आप लोग यहाँ 9-10 के विद्यार्थी होंगे तो आप लोगों का स्कूलिंग एग्जामिनेशन में मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये क्लास केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो प्रिपेयर कर रहे हैं, केवल उनके लिए उपयोगी नहीं है। ये क्लास 8 से लेकर के 12 में स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब 2 टाइप्स। इस तरह का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखिए। तो जानना ही पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हमको यहाँ पर जानना पड़ता है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और जैसे ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपका मॉडल्स और एक दूसरा हो जाता है प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। अगर आप मॉडल्स को जानना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भाई मॉडल्स होता क्या है, तो हम तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि मॉडल्स एक प्रकार का वर्ब है। लेकिन यहाँ पर मॉडल्स का डिटेल्स जानना है तो यहाँ इसको कहने से मॉडल्स का डिटेल्स क्लियर नहीं हो पाता है।
तब यहाँ पर देखिए जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, कौन नहीं करेगा मेन वर्ब का वर्क? अर्थात यहाँ वर्ब एक वर्ड ही है, तो वैसा वर्ड जो वर्ब है लेकिन मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है, तो वैसे वर्ड को हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट बोलेंगे या मॉडल्स बोलेंगे। अब आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे में लिखा हुआ है कैन, कैन एक मॉडल्स है जो आपका मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। कुड भी आपका एक मॉडल है जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगा। मे भी एक मॉडल है जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगा। इसी तरह से एटसेट्रा। फिर यहाँ आप यदि देखते हैं, नोट में कर दिए हैं नीड, डायर एंड यूज टू मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब है। देखिए कितना बारीकी से किया गया है, या इसका कितना ये माइनर डिटेल्स किए हैं कि भाई नीड, डायर और यूज टू जो है मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब है। अब यहाँ पर देखते हैं नीड एंड डायर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब इट मीन्स दैट ये दोनों का काम करेगा, मेन वर्ब का भी काम कर देगा और मॉडल का भी काम कर देगा। अर्थात मॉडल का मतलब क्या है? मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। इट मीन्स दैट ये मेन वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का काम नहीं भी करेगा। तो ऐसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब। यहाँ पर यदि आप देखते हैं यूज्ड टू क्या है, तो ये दिस इज ए मॉडल एंड एडजेक्टिव, ये दोनों का कार्य कर सकता है, ठीक है। तो यूज्ड टू जो है आपका अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस, अंग्रेजी का जो सेंटेंस होगा उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर यूज टू का यूज या उपयोग मॉडल के लिए हुआ है या फिर एडजेक्टिव के लिए हुआ है। एडजेक्टिव भी जो है आपका एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है, जिस प्रकार से वर्ब है। तो ये थोड़ी एक कंसाइज डिटेल्स था, एक छोटा सा जानकारी था मॉडल्स के बारे में इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टुगेदर विथ स्कूलिंग एग्जामिनेशन। स्कूलिंग एग्जामिनेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर था और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी था। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का दूसरा प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब्स। यहाँ पर आप देखते होंगे बी लिखा हुआ है, फिर डू लिखा हुआ है, फिर हैव लिखा हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है ही, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये क्या करता है, मेन वर्ब का भी वर्क कर दे, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। अब यहाँ पर देखिए वर्ब का दूसरा टाइप जो मेन वर्ब है, अगर आप इसको देखते हैं तो बोलता है मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। तो काफी डिटेल्स हो गया। वर्ब आपका दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका दो प्रकार का होता है, मॉडल्स और प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। मॉडल्स को आप यदि आप डिटेल्स करते हैं तो वहाँ पर एक और वर्ब आ जाता है जिसको हम लोग मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब कहते हैं। अर्थात इसका यूज आपका मेन वर्ब और मॉडल्स के रूप में होता है। फिर एक आ जाता है यूज्ड टू, तो ये मॉडल्स भी है और इसके साथ साथ एक दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, वो एडजेक्टिव भी है। तो ये आपका एक कंसाइज या संक्षिप्त जानकारी था वर्ब का। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं एक्जिलरी वर्ब के बारे में चलते हैं। तो वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं एक्जिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे अभी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिए थे, मैं पटना जा रहा हूँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद बोले थे आई एम गोइंग टू पटना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्जिलरी वर्ब है एम आपका। एक्जिलरी वर्ब
वे वर्ब हैं जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। गोइंग भी वर्ब है, यहाँ पर एम भी वर्ब है, तो एम का उपयोग यहाँ पर गोइंग के साथ किया गया है, इसलिए यहाँ पर एम जो है एक्जिलरी वर्ब हो जाएगा, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो एम आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं सीता इज राइटिंग ए लेटर, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज। चलिए देखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं लगा कि मतलब इज बोलने में हम लोग को हेजिटेशन भी नहीं लगा कि मतलब ये एग्जाम्पल डाले, इतना डिटेल्स किए, उससे पता चल गया कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है आपका इज है। सीता इज राइटिंग ए लेटर, अगर आप बोला जाए तो यहाँ पर जो दूसरा वर्ब है, इज का उपयोग और कोई दूसरा वर्ब होगा ना वहाँ पर, अगर इज है तो ये दूसरा वर्ब कौन सा है, कौन सा? राइटिंग। देखिए यहाँ भी कोई हेजिटेशन नहीं हुआ, यहाँ पर राइटिंग दूसरा वर्ब है और राइटिंग के साथ ही इज का यूज किया गया है। अगर इसी सेंटेंस को सीता के लिए ना करके अगर तुम के लिए किया जाए या आपके लिए किया जाए, कि मतलब आप एक पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेकिन आपका जो मेन वर्ब जो है उसमें कोई चेंजिंग होगा क्या राइटिंग में? नो सर, राइटिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ गए। हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और कोई ना कोई वर्ब आता है, या अगर किसी दूसरे वर्ब के साथ अगर और किसी दूसरे वर्ब का यूज किया जाए तो उसमें एक वर्ब जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं मॉडल एक्जिलरी। अगर आप लोग स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो करेंगे मॉडल एक्जिलरी वर्ब, अगर आप देखते होंगे तो एक बार इसको रीड कीजिए, क्या क्या है मॉडल एक्जिलरी वर्ब, कोई भी एक। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, मस्ट, आउट टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो एक दूसरा मेन वर्ब लेगा ही कि नहीं लेगा? हेल्पिंग वर्ब अभी क्लियर किए ना। अगर यदि आई एम गोइंग टू पटना, तो एम यदि हेल्पिंग वर्ब है तो एम के साथ कुछ ना कुछ आएगा। उसी तरह से यहाँ मॉडल एक्जिलरीज में बोलता है अगर कैन का आप उपयोग करना चाहते हैं तो इसके साथ तो एक वर्ब और आएगा, अगर कुड का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके साथ एक वर्ब और आएगा, मे का यूज करना चाहते हैं तो इसके साथ एक और वर्ब आएगा। और हमको लगता है कि यदि आप लोग 10 के विद्यार्थी हैं तो क्लास 9 में मॉडल के बारे में आप पढ़े होंगे। मॉडल से रिलेटेड आपके स्कूल में क्या कहते हैं, एग्जाम भी हुआ होगा या क्वेश्चन भी पूछा गया होगा कि नहीं? यस सर। चलिए, तो मतलब यदि आप कैन का यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया है, ए और बी। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका देखिए बोल्ड लेटर में जो दिखाया गया है ये कैन है। ये कैन क्या है बोलिए? मॉडल है सर। मॉडल। अब मॉडल एक्जिलरी यदि बोल दे तो और बढ़िया हो जाएगा। मॉडल है, यहाँ देखिए नीचे लिखा भी है, मॉडल लिख दिए हैं, यहाँ नीचे लिख भी दिए हैं मॉडल, और यहाँ देखिए लिखे हैं एमबी। एमबी का मतलब क्या? मेन वर्ब। हाँ, देखिए आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, आप लोग एकदम खट से पकड़ भी लिए। ये मेन वर्ब का छोटा रूप है ना। अब देखिए कैन का यूज क्या अकेले हो गया क्या? ये अपने साथ क्या लिया? रन लिया। रन क्या है आपका? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। तो मतलब सी कैन रन फास्ट, ये सेंटेंस बना आपका। तो हमको देखना था कि मतलब एक्जिलरी, मॉडल एक्जिलरी जो है वो अपने
मतलब अकेले नहीं आएगा, वो अपने साथ एक मेन वर्ब लेके आएगा। अगर आप दूसरा सेंटेंस में देखते हैं तो ये क्या कहता है, पढ़िए। You should study English. शुड क्या है यहाँ पर? Modern. अगर यदि हम यहाँ पर लिख देते यू शुड इंग्लिश, तो ये मतलब करेक्ट होता कि इनकरेक्ट होता? इनकरेक्ट होता सर। अगर इनकरेक्ट यदि ये हो जाता तो हमसे पूछता ना कि भाई रीजन बताओ काहे इनकरेक्ट हो गया, तो हम लोग सपोर्ट में क्या बोलते? हाँ, क्या बोलते? सर मेन वर्ब नहीं है प्रेजेंट सेंटेंस में। हाँ, देयर इज एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं। और अगर शुड अगर आपका मॉडल्स है तो इसको एक मेन वर्ब चाहिए। इन दिस सेंटेंस यू शुड इंग्लिश, देयर इज एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, therefore this is incorrect sentence. So the correct sentence will be in this way: you should recite English, study English, you should write English। ठीक है, कुछ भी होगा लेकिन वहां पर एक होगा, शुड के बाद एक मेन वर्ब आएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कहां पर होता है। अगर आप इसका काउंटिंग कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स कहां पर कितना होगा? कैन, कुड 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 ही है ना। आप लोग को याद है कि नहीं? यस सर। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये 10 वर्ड जहां भी आएगा अपने साथ मेन वर्ब लेके आएगा। ठीक है, अगर मेन वर्ब नहीं लाएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। जब हम लोग मॉडल का यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स ले रहे थे तो बताए थे कि वहां पर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाता है, जो मेन वर्ब का भी वर्क कर देगा और मॉडल का भी वर्क कर देगा। जिसमें बताए थे, देखिए, यूज टू, नीड, डायर, ये क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब, नीड एवं डायर और एडजेक्टिव के रूप में यूज टू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो कितना है, बोलिए। पहला हो गया यूज्ड टू, दूसरा हो गया नीड और तीसरा हो गया डायर। तो नीड और डायर जो आपका है, ये नीड और डायर, ये मॉडल भी है और क्या है? मेन वर्ब भी है। मेन वर्ब का भी वर्क करेगा, लेकिन आपका यूज्ड टू जो है मॉडल्स है, लेकिन ये मेन वर्ब का वर्क नहीं करेगा, ये एडजेक्टिव का वर्क करेगा। याद रखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या? यदि हम लिख देते हैं आई नीड ए पेन, करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? आई नीड ए पेन करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? करेक्ट होगा सर। किस तरह से करेक्ट होगा सर। यहाँ पर नीड का उपयोग किस तरह से किया गया है? वर्ब के रूप में सर, मेन वर्ब के तौर पर, है ना। लेकिन यदि हम ऐसे बोलते हैं आई शुड नीड ए पेन, करेक्ट कि इनकरेक्ट? आई शुड नीड ए पेन, इनकरेक्ट सर। अच्छा, इनकरेक्ट का है? आप शुड थोड़ा लगेगा। आई शुड काहे नहीं लगेगा? नीड तो दोनों काम कर रहा है ना, मॉडल्स का भी वर्क कर रहा है और मेन वर्ब का भी वर्क कर रहा है। तो जब शुड लगा देंगे उस समय नीड कैसा वर्क किया? मेन वर्ब का वर्क किया। यस सर। समझ में बात आया कि नहीं? आई शुड, शुड यहाँ पर मॉडल, शुड यहाँ पर क्या हो गया? मॉडल हो गया। और नीड क्या हो गया? मेन वर्ब। समझ में बात आया? इट मीन्स दैट बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। दोनों ही सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कि कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अब यहाँ पर देखना है कि यदि हम लिख देते हैं ही शुड यूज्ड टू प्ले ए गेम, तो यहाँ पर यूज टू का मेन वर्ब के तौर पर उपयोग ही नहीं होता है। आप लोग से डिटेल्स न लेकर के हम ही बोल देते हैं,
क्योंकि यहाँ पर यूज टू आई शुड बोला, उसके बाद यूज टू लगा दिया, तो ये मेन वर्ब का वर्क नहीं करता है, ये आपका एडजेक्टिव का वर्क करता है। तो आई शुड यूज टू लिखेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और रीजन में डाल देंगे कि यूज्ड टू का उपयोग जो है मेन वर्ब के तौर पर यहाँ पर नहीं हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं? केवल नीड और डेयर वाला केस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, पढ़िए पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है। I am used to sleeping late at night. अब यहाँ पर देखिए एम क्या है यहाँ पर, Helping verb. और यूज टू यहाँ पर क्या है, मॉडल है क्या? Adjective. हाँ, Adjective है. यूज टू दोनों होता है, मॉडल भी होता है और क्या होता है, हेल्पिंग। Adjective भी होता है. हाँ, हेल्पिंग आपका मॉडल्स के साथ साथ एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ एम के साथ देखिए एडजेक्टिव का यूज हो गया। ये जेरंड जो है एक प्रकार का वर्ब है। एम अगर हेल्पिंग वर्ब है तो एक वर्ब चाहिए ना, तो ये वर्ब ये वाला है, ठीक है, लेट नाइट। अब यहाँ दूसरा वाला देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, I need you. तो क्या हो गया नीड यहाँ पर, Main verb. Main verb. अभी हम लोग इसका डिटेल्स भी किए थे ना। अब दूसरा Yes, में sir. देखिए फिर नीड का Yes, यूज sir. किया है, देखिए क्या कहता है नीड। You need not come tomorrow. तो नीड यहाँ पर क्या हो गया, मॉडल हो गया, Helping verb. मॉडल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमको एक मेन वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए ये मेन वर्ब यहाँ कम है। अगर मेन वर्ब नहीं आएगा तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट हो जाएगा? Incorrect हो जाएगा. Incorrect हो जाएगा sir. समझ में बात आ रहा है? Yes, sir. ये आपका डिटेल्स जो किया जा रहा है पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्कूलिंग एग्जामिनेशन के लिए, विद्यार्थी के लिए ये पूरा डिटेल्स हो जाएगा। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा लिखेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास को दिया जा रहा है, लेकिन स्कूलिंग वाले स्टूडेंट जब इसको लेंगे तो उनके लिए और कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, मतलब एक ही साथ उनका दोनों प्रिपरेशन हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और अपने स्कूल के लिए भी। उसी तरह से यहाँ पर देखिए थर्ड एग्जाम्पल है, डायर से रिलेटेड है, वही कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है और कहीं पर मेन वर्ब है। जब इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब में तो एक बार और देख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी चीज़ अधूरा नहीं रहेगा। अब देखिए वर्ब के दूसरे पार्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए कोई। Auxiliary verb के कुछ मुख्य बिंदु है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ये बिंदु है, ठीक है। पढ़िए थोड़ा सा इसको, रूल नंबर 1 क्या कहता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स भी कर लीजिए। जैसे बोला कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे ही मॉडल आएगा तो हमको एक मेन वर्ब लगाना ही होगा। अगर मॉडल लिख दिए और यदि मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसको पढ़े आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो कैन तो आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हो गया। जब कैन आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हो गया तो आपको एक मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ लिफ्ट जो है वही मेन वर्ब है। उसी तरह से दूसरा वाला पढ़िए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं, ये ing फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लीजिए इसको। अच्छा, he should work hard। इसका डिटेल्स भी कोई कीजिए, वैसे तो डिटेल्स सर इसमें हाँ। हेल्पिंग वर्ब है should,
हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए कोई मेन वर्ब भी होना जरूरी है, इसलिए उसका मेन वर्ब हो जा रहा है वर्क। अच्छा ठीक है, आपका डिटेल्स बिल्कुल सही रहा। शुड को हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ और क्या बोलेंगे हम लोग? मॉडल्स। मॉडल है, ठीक है, मॉडल मॉडल एक्जिलरी भी है, ऑक्सिलरी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो शुड यदि आ गया है तो इसके साथ एकदम पक्का हमको वो दो जो 10 आपको बताए थे, कैन, कुड, ठीक है, शुड, वुड, ये सब जो 10 जो है नंबर, इसकी संख्या कितना है 10। इसके साथ कोई सेंटेंस में यदि इसका यूज हो जाता है तो उसके साथ हमको मेन वर्ब चाहिए। ये गांठ में बांध लीजिए। ये आपका केवल स्कूल के एग्जाम में नहीं, जब आप स्कूल के एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, तो पढ़ाई के बाद मेन पर्पस होता है हमको नौकरी लेना, जॉब लेना। और जॉब लेने के लिए जब प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए थोड़ा सा भी कहीं पर चूक हो जाता है किसी भी स्टेप में तो लास्ट जो मेरा डेस्टिनेशन है पूरा ही नहीं होता है। एक्चुअली में हम लोग का पढ़ाई का मेन पर्पस है जॉब ले लेना, तो ये आपको अंग्रेजी छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए, वो 10 जो है आपका मॉडल, उसके साथ आपका मेन वर्ब जरूर आएगा। अगर मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि कोई दिक्कत? नो सर। अब ये आपका एक्जुलरी वर्ब का रूल नंबर 1 था। अब थोड़ा सा रूल नंबर 2 को भी देख लीजिए, क्या कहता है। मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब का V1, V2, V3 आईएनजी फॉर्म या एसईएस फॉर्म नहीं होता है। इसका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सी थोड़ा सा रुक जाइए, फिर हम थोड़ा डिटेल्स कर दें तो फिर डिटेल्स हम कर देंगे तो फिर वो आगे पढ़िएगा तो फिर और समझ में आ जाएगा। बोलता है कि मेन वर्ब यहाँ पर और आपका मॉडल वर्ब ऐसे लेके चलते हैं। बोलता है कि मॉडल वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता है, लेकिन मेन वर्ब का फॉर्म होता है। जैसे गो लिख दिए, ठीक है, तो गो लिए तो ये फंडामेंटल फॉर्म है। ये गो एक प्रकार का मेन वर्ब है, ये फंडामेंटल फॉर्म में है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलेंगे। वर्ब का ये पहला रूप में है। इसका दूसरा रूप हो जाएगा वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका तीसरा रूप हो जाएगा गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका चौथा फॉर्म हो जाएगा गोइंग, GOING, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका पांचवा फॉर्म हो जाएगा गोज, GOES। तो देखिए गो अपना फॉर्म को चेंज कर रहा है। गो चेंज कर दिया ना अपने फॉर्म को, कि नहीं किया? पहले गो मिला जिसको हम लोग बोले V1 फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का। जैसे ही वेंट आया तो ये गो का ही एक फॉर्म है, रूप है, ठीक है, गो का ही एक फॉर्म या रूप है। उस रूप को हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। फिर आ गया गॉन, वो भी आपका गो का एक फॉर्म है। फिर आ गया गोइंग और फिर आ गया गोज। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर कहता है कि मेन वर्ब का फॉर्म हो सकता है, लेकिन मॉडल्स, आप बोलिएगा कैन का कोई फॉर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं। कूड का कोई फॉर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं। एकदम बिल्कुल सिंगल है, वो कहीं भी जाएगा कूड ही लगेगा। लेकिन गो जो है ना अपना फॉर्म बदल देगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, राम जाता है तो राम गोज हो जाएगा। मैं जाता हूं तो आई गो हो जाएगा। देखिए सब गो का ही फॉर्म चेंज हो रहा है। राम गया तो राम वेंट हो जाएगा। राम जा चुका है तो राम हैज गॉन हो जाएगा। राम जा रहा है तो राम इज गोइंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
गो देखिए अलग अलग जगह में अपना फॉर्म को चेंज कर दिया, लेकिन यदि हम कैन का लेके चलते हैं या कूड का लेके चलते हैं, शुड का लेके चलते हैं, ये बिल्कुल नहीं चेंज करेगा। राम कैन गो, आई कैन गो, सी कैन गो, ये अपना फॉर्म को चेंज करेगा ही नहीं। कौन चेंज नहीं करेगा? मॉडल। तो अब आप लोग यहां पर देखिए एग्जाम्पल को, देखिए क्या कहता है। सर तो कैन का कूड हो जाता है। कूड जब हम लोग पास्ट फॉर्म में लेके चलेंगे, जब उसको हम लोग मैन वर्ब सब कुछ कर लेंगे तब, ठीक है। लेकिन जब मॉडल लेंगे तो कदापि नहीं, ठीक है, वो अपना फॉर्म चेंज करेगा ही नहीं। तो ये सेंटेंस यहां पर पढ़िए, क्या कहता है। कूड जो है कैन का फॉर्म नहीं है। क्या लिखा है यहां पर? रीड दिस सेंटेंस। सी कैन हेल्प यू। सी कैन हेल्प यू। ये कैन क्या है? मॉडल। मॉडल से सर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का ही एक प्रकार होता है मॉडल। हेल्पिंग वर्ब भी बोलिएगा तो सही होगा, लेकिन मॉडल बोलिएगा तो बिल्कुल बहुत अच्छा सही हो जाएगा। आपको कुछ समझ में आ गया। अगर ये है मॉडल्स है तो अपने साथ क्या लेगा? हेल्प मेन वर्ब। मैन वर्ब। ये यहाँ मेन पर वर्ब लेगा सर। ये मैन वर्ब, ये क्या है? हेल्प। हेल्प, माने ये इसका अलग अलग फॉर्म होगा। ये कौन सा फॉर्म में है? तो ये V1 है। अगर इसका V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? शी कुड हेल्प यू। हेल्प्ड हो जाएगा। हेल्प्ड हो जाएगा सर। V3 अच्छा, भी helped इसका होगा सर। इसका V3 भी हेल्प्ड हो जाएगा। इसका V4 भी हेल्पिंग हो जाएगा, और इसका V5 जो है हेल्प्स होगा। लेकिन मॉडल के साथ, अगर ये मॉडल है कैन, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर यहाँ पर लिख देते हैं सी कैन हेल्प्स, सी कैन हेल्प्ड, सी कैन हेल्पिंग, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब मॉडल जो है अपने साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? मैन वर्ब का दूसरा। मैन वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। कौन सा फॉर्म लेता है? पहला फॉर्म। पहला। पहला फॉर्म। जबकि मैन वर्ब का कितना फॉर्म होता है? 5। V1, V2, V3, V4, V5। कैन को चाहिए पहला ही फॉर्म। अगर कैन के साथ V2 लिख दे, मतलब मॉडल्स के साथ V2 लिख दे, गलत। मॉडल के साथ V3 लिख दे, गलत। मॉडल के साथ V4 लिख देंगे, गलत। मॉडल के साथ V5 लिख देंगे, गलत। अब इसको देखिए, अगर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो कैसे पूछेगा? लिख दिया सी, लिख दिया कैन, लिख दिया हेल्प्स, और लिख दिया यहां पर यू। बोलेगा कि जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बोलेगा कहां पर गलत हो गया है? पिक आउट कीजिए, कहां पर गलत हो गया है? 3 में सर। थर्ड वाला सर। क्या होना चाहिए था यहाँ? हेल्प। हेल्प होना चाहिए था सर, सिर्फ हेल्प। है ना, हेल्प होना चाहिए था। वहां हेल्प्स हो गया, या हेल्प्ड हो जाता, या हेल्पिंग हो जाता, तो ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है, इस तरह की परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप 3 नंबर को सेलेक्ट कर लिए, अगर यही क्वेश्चन एसएससी के CHSL में पूछ दिया है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होगा। तो आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे OMR सीट में,
3 नंबर में उस ओवल को रंग देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा तो डायरेक्ट कंप्यूटर से नहीं एग्जाम होता है? हाँ, तो उसमें रहता है, ओवल रहता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। कंप्यूटर में ही OMR शीट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद आपको OMR शीट में या टिक करने का रहेगा, तो वैसे ही ओवल जो है डार्क हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होता है, आप बिल्कुल सही बोले। लेकिन वहां पर भी OMR शीट अपलोड रहता है, जिसमें आपको काम करने का रहता है। क्वेश्चन रहेगा, फिर वहां पर ऑप्शन रहेगा कि आप सेलेक्ट कीजिए। ये दूसरा सेंटेंस पढ़िए, इसका क्या बोल You should understand your friend. अच्छा, यदि एनीबॉडी आपको बोल देता है यू शुड अंडरस्टैंडिंग योर फ्रेंड, गलत की सही? गलत। का है सर शुड के V1 साथ वर्ब फॉर्म नहीं लगेगा सर, V1 ही लगेगा। हाँ, वहां पर जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा ही नहीं, यहाँ पर वर्ब का पहला ही फॉर्म लगेगा। और अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ब का पहला फॉर्म नहीं है। अगर हमको दिक्कत हो रहा है कि दूसरा तीसरा क्या फॉर्म है, नहीं पता है, तो वहाँ पर ये बोल के निकल जाएंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है अंडरस्टैंड का, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। रूल नंबर 3 देख लीजिए। और सर यहाँ की जगह योर होगा। कहाँ पर? यू शुड You should अंडरस्टैंड, understand. हाँ, यहाँ पर योर ही होगा, ठीक है। योर फ्रेंड, यहाँ पर होगा योर फ्रेंड। वेरी गुड। आप देखिए रूल नंबर 3 को देखिए। आउट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ इन्फिनेटिव एक नया चीज आ गया। तो बोलता है कि वर्ब के पहले फॉर्म के पहले अगर टू लगा दे तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गो है, ठीक है, और इसके पहले यदि टू लगा देंगे, ठीक है, तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर हेल्प है, हेल्प कौन सा फॉर्म है बोलिए? पहला फॉर्म है। अगर V1। हाँ, V1। अगर इसके पहले टू लगा दिए माने टू हेल्प हो गया, तो ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। और बोलता है आउट टू, आउट या आपका यूज्ड जो है ये क्या है? मॉडल्स है ना, इन्फिनेटिव। मॉडल्स है, तो इसके साथ इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा, आउट, और ये क्या है? रेस्पेक्ट क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना। और इसके पहले देखिए क्या लगा हुआ है? टू। तो ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव। ठीक है। तो ये आपका था रूल 1 2 3 विच इज रिलेटेड टू द सम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, अब आगे नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। और यदि आप लोग को ठीक ठाक लगा तो इसको और आगे लेके चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर कर देते हैं। अब थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे थे कि वर्ब है क्या। तो वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, इसीलिए इसको डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मॉडल होता है, एक प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब होता है। अब आपका मॉडल्स जो है वो बोलता है जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करे उसको हम लोग बोलेंगे मॉडल्स। प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर देता है उसको हम लोग प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब बोलेंगे। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देगा और मेन वर्ब का भी काम कर देगा। मेन वर्ब हम लोग बोलते हैं जो वाक्य मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है। तो ये एक छोटा सा कंसाइज डिटेल्स था, इसका कुछ एग्जाम्पल्स लिए और लगभग 1 घंटा का क्लास किए। होप दैट
this class will be useful to the schooling students as well as the aspirants or candidates of the competitive examination. जो कम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा उपयोगी हो जाएगा। जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होगा। ऐसा सोचते हुए आज का क्लास ओवर करते हैं। आप अपना राय, विचार, ओपिनियन, चूँकि इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, वहाँ पर आप अपना ओपिनियन वगैरह लिखिएगा कि इसको और कैसे बेहतर किया जाए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी। थैंक यू सर। सर ये पीडीएफ भेज दिएगा ना सर ग्रुप में? ये एक्चुअली में ये मेरा पेड पीडीएफ है। ये स्टडी मटेरियल पेड है, भुगतान लेने के बाद ही इसको देते हैं, तो इसको हम शायद ग्रुप में नहीं भेज पाए। ठीक है, ये इसको हम ग्रुप में नहीं भेज पाएंगे। वैसे चाहिए तो इसका लिंक हम खोलेंगे, मेल वगैरह डाल दीजिएगा तो कुछ 1-2 दिन के लिए इसको खोल देंगे, आप लोग देख लेंगे। या फिर वेट कीजिए, इसका अगला टॉपिक आगे जब इसको हम अरेंज करेंगे क्लास तो आगे फिर लेके चलेंगे। ठीक है, वैसे ये है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और विद्यार्थियों के लिए ही है। तो आप लोग जैसे ही इस तरह का कुछ लिंक मिलता है तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए। ओके सर।